जिसमें कई बारी लोग टोबैको के पाउचेस वगैरह भी रखते हैं। दैट प्लेस इज कॉल्ड एज द वेस्टिब्यूल ऑफ द माउथ। ठीक है, बिटवीन योर गम्स टीथ का रीजन एंड योर चीक्स, दैट प्लेस इज द वेस्टिब्यूल ऑफ द माउथ। ओके, इसके अलावा आपको मालूम है चीक्स की जो म्यूकोजा होती है उसको हम लोग बक्कल म्यूकोजा बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी ये टर्म्स आएंगे ओरल कैविटी के रिलेशनशिप में ये आपको मेंशन होने चाहिए। ओरल कैविटी प्रॉपर क्या होती है? वेस्टिब्यूल की स्पेस हटा दी जाए तो बाकी जो स्पेस बचती है जिसमें टीथ, टंग, पैलेट्स, ये सब एरियाज प्रेजेंट है, ये हमारी ओरल कैविटी प्रॉपर कहलाती है। ठीक है, अभी टीथ, इसको आगे मूव करो, स्लाइड करो, टीथ वाले पीडीएफ पे आओ कि टीथ कितने टाइप्स के होते हैं, उसके क्या पार्ट्स होते हैं। वी ऑल नो कि हमारे पास वी आर डाइफोडोंट्स। ठीक है, यानी हमें दो सेट ऑफ टीथ मिलते हैं, एक प्राइमरी डेंटिशन मिलता है, फिर एक परमानेंट डेंटिशन मिलता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर पॉलीफायरडोंट्स होते हैं, वो उनके अंदर टीथ कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं थ्रू आउट लाइफ। हम उसमें कैटेगरी के नहीं है, वी आर ओनली डाइफोडोंट्स, हमारे पास 2 सेट ऑफ टीथ आते हैं। टीथ का जो पार्ट होता है वो क्या क्या पार्ट होता है, मेनली इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। सबसे ऊपर की जो लेयर दिख रही है वो अपनी इनामल होती है। पहली बात तो ये कि जो दांत का हिस्सा हमको मसूड़े के बाहर दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं क्राउन। ठीक है, और जो दांत का हिस्सा मसूड़े के अंदर रहता है या हड्डी के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं रूट। तो क्राउन और रूट ये दो मेन बिग डिफरेंस हो गया टीथ का, पार्ट्स हो गए। उसके बाद क्राउन जो है ऊपर से हमको व्हाइट लेयर का दिखाई देता है, वो क्राउन का इनामल है। और जब वो व्हाइट लेयर हम रिमूव कर देंगे तो नीचे से एक येलो लेयर आती है, वो उसकी डेंटिन होती है। उसके अंदर उसके सेंसिटिविटी के चेम्बर्स होते हैं, टनल्स होते हैं जिसमें से कि सेंसिटिविटी के फाइबर्स जाते हैं, वो सेंसिटिव लेयर होती है। ठीक है, कोई भी प्रोसीजर अगर डेंटिन पे हम करते हैं तो पेन की सेंसेशन फील होती है। इनामल में इतना नहीं फील होती। इनामल जो होता है वो हार्ड मिनरलाइज स्ट्रक्चर होता है। डेंटिन के बाद नीचे एक और लेयर आती है, अगर डेंटिन को पूरा रिमूव कर दिया जाए तो उस लेयर को बोलते हैं पल्प। इसमें सारा सॉफ्ट टिश्यू होता है, ब्लड होता है, नर्व्स होती हैं। ठीक है, ये एरिया जो रेड से इसमें दिखाया गया दैट इज द पल्प ऑफ द टूथ। अब रूट की अगर मैं बात करूं तो ये पल्प जो है ये मिडिल ऑफ द क्राउन से स्टार्ट होके पूरे रूट के एंड तक जाता है, ये पल्प चेम्बर। ठीक है, टिल द एपेक्स ऑफ द टूथ। एपेक्स इसको बोलते हैं जो जहाँ से उसका रूट खत्म होता है, जिस पॉइंट पे आके उसको एपेक्स बोलते हैं, वहां तक ये पल्प एक्सटेंड करता है। उसके बाद में डेंटिन भी थ्रू आउट जाती है पूरा कंटिन्यूटी में। बस इनामल एक ऐसी चीज है जो सिर्फ क्राउन में मिलता है, रूट में नहीं मिलता। रूट में उसकी जगह पे क्या मिलता है? सीमेंटम मिलता है, जिसको सीमेंट करके मेंशन करा है डायग्राम में। तो रूट में वो चीज मिलती है। मेरे पास स्क्रीन चली गई है, पीडीएफ ओके आ गया। रूट में सीमेंटम मिलता है हमको। देन ये जो पूरा टूथ का स्ट्रक्चर है ये हड्डी में जिसमें फंसा रहता है उसको हम बोलते हैं एल्वियोलर सॉकेट। ठीक है, और ये कैसे अटैच रहता है उसमें? थ्रू द पीडियल फाइबर्स या पेरिडोंटल फाइबर्स जिनको कि हम बोलते हैं। इतना दांत के बारे में जानना काफी है आपके लिए। ओके, इसके अलावा जो इनके शेप्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के टीथ होते हैं हमारे। इंसाइजर्स जो होते हैं, अभी जो लास्ट के 5-10 मिनट्स में आपको इमेजेस शो करूंगी, वो कटिंग टीथ होते हैं। ठीक है, जो आगे हमारे दांत होते हैं फ्रंट वाले, दोज आर द इंसाइजर्स। उसके बाद में उसके बगल में हमारे कनाइन्स होते हैं जिनको कि हम टेरिंग टीथ बोलते हैं, जो पॉइंटेड रहते हैं थोड़े से। उसके बाद में प्री मोलर्स आते हैं, मोलर्स आते हैं। ये फ्लैटन या ब्रॉड वाले दांत जो हमारे होते हैं ये प्री मोलर मोलर होते हैं, ये ग्राइंडिंग के काम आते हैं। तो यू शुड नो कि कौन सा जो टूथ है वो किस फंक्शन के काम आता है। इंसाइजर्स, देन योर कनाइन्स, देन प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। डेसिडुअस डेंटिशन में प्रीमोलर्स नहीं होते। ठीक है, डेसिडुअस में इसलिए 20 दांत होते हैं टोटल, और परमानेंट के अंदर 32 होते हैं। प्रीमोलर्स डेसिडुअस में एब्सेंट होते हैं। नाउ नर्व सप्लाई, इन दांतों को नर्व सप्लाई कौन करता है? जो मैक्सिला में ऊपर के दांत हैं, ठीक है, उनकी नर्व सप्लाई कौन करेगा? कौन सी नर्व करेगी? फेस में हमेशा ध्यान रखिए नर्व सप्लाई में कुछ मेन नर्व्स, ठीक है, राइट, मैक्सिलरी नर्व करेगी और नीचे वाले दांतों की मैंडिबुलर नर्व करेगी। ठीक है, तो मैक्सिलरी नर्व की जो ब्रांचेस सप्लाई करती हैं उन्हें हम बोलते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर, ये पीछे की दाढ़ों को सप्लाई करती हैं। फिर मिडल सुपीरियर एल्वियोलर, ये जो आगे दाढ़ें होती हैं यानी कि प्री मोलर्स, वहाँ पे सप्लाई करती हैं। देन योर एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर, ये आगे के दांतों को या इंसाइजर रीजन को सप्लाई करती हैं। किसमें? मैक्सिला वाले दांतों में, यानी कि अपर टीथ को। तो अपर टीथ को मैक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है, उसकी 3 ब्रांचेस करती है मेनली, जिनको हम बोलते हैं पीएसए,
posterior superior alveolar, middle superior alveolar and your anterior superior alveolar। ठीक है, लोअर वाले दांतों को, नीचे वाले दांतों को मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच सप्लाई करती है। आपको ध्यान हो तो उसके डायग्राम में आपको शेयर करूंगी कि मैंडिबुलर नर्व कौन से फोरामेन से निकलती है। जब वो फोरामेन ओवल से निकलती है तो उसके बाद वो डिवाइड करती है दो भाग में, एक उसकी लिंगुअल भाग बन जाता है और एक इंफीरियर एल्वुलर बन जाता है। लिंगुअल वाला आके टंग और इन सब चीज़ों को सप्लाई करता है, हमने मैंडिबुलर नर्व पढ़ी थी। और दूसरा जो इंफीरियर एल्वुलर होता है वो कनाल में एंटर कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं मैंडिबुलर कनाल। और वो जो इंफीरियर एल्वुलर ब्रांच है उसकी, वो नीचे के सब दांतों को सप्लाई करती है, पीछे के दाढ़ों को भी, बीच के दांतों को भी और आगे के दांतों को भी। राइट, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मैक्सिलरी और मैंडिबुलर नर्व्स, अगर आपने हेड एंड नेक में मैक्सिलरी मैंडिबुलर नर्व्स नहीं याद करी तो हेड एंड नेक नहीं समझ में आएगी। ओके, देन टीथ से रिलेटेड कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि हमको क्या एक संग दो लोग स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या? तो हुमा ने पीडीएफ शेयर करा है, शिवानी आप कुछ इमेजेस मैं सेंड कर रही हूँ वो शेयर कर दो। At least we can take the advantage of Skype in that। ठीक है, तो टूथ से रिलेटेड मैंने सेंड कर दिए। टूथ से रिलेटेड कुछ कंडीशंस हैं जो कि मैंने इमेजेस में सेंड कर रही हैं, विच आई वांट टू डिस्कस। कि ओरल मैनिफेस्टेशन, जैसे आप यू बीइंग अ डॉक्टर, आप ओरल मैनिफेस्टेशंस किन किन चीज़ों को देखेंगे? बहुत सी बीमारियों के ओरल मैनिफेस्टेशंस होते हैं। यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस हैं जिनको देखेंगे। पहली चीज़ तो ये कि टूथ जो है वो एक इतना स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है कि ये इजीली खराब नहीं होता। तो फोरेंसिक डेंटिस्ट्री इसलिए एक ब्रांच है डेंटिस्ट्री की जो कि यूज़ करते हैं, जैसे कोई केस हो जाए जिसमें कि पूरा सॉफ्ट टिश्यू, पेशेंट का शक्ल नहीं पता चल रही, डिस्टर्ब हो गया, ख़राब हो गया, फिर भी उसके दांत इंटैक्ट रहेंगे, आप उनके बेसिस पे काफ़ी कुछ जज कर सकते हैं एंड फाइंड आउट कर सकते हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द टीथ। तो इसको हम क्या बोलेंगे? उसका एक फोरेंसिक क्लिनिकल एनाटमी पार्ट हो गया टीथ से रिलेटेड। उसका एक इमेज मैंने सेंड करा है केस का, जिसमें कि वन बॉडी वाज लोकेटेड जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड थी बिकॉज उसको बेड के अंदर बंद करके रखा गया था, एंड बट उसका टीथ फिर भी इंटैक्ट थे। और उसके रेडियोलॉजी के बेसिस पे उन्होंने ये पता करा टीथ देख के कि इसकी एज क्या होगी इस बॉडी की, यानी दिस पर्सन ये किस एज का होगा। तो वो 16 ईयर्स की एक लड़की की एज थी, बिकॉज हर टूथ का अपना इरप्शन पैटर्न होता है। इस एज में ये दांत निकलेगा, फिर इस एज में उसकी रूट्स कंप्लीट होंगी, एंड देयर आर लॉट ऑफ पैरामीटर्स जो कि मैंडिबल इस एज में इतना ब्रॉडन आउट हो जाएगा। ये सब चीज़ें देख के रेडियोग्राफिकली हम बता सकते हैं। सो टीथ वाला जो पॉइंट है उसमें हम कवर करेंगे। देन दूसरा है स्कर्वी। शिवानी, स्कर्वी की इमेज मैंने सेंड करी है, अगर प्रोजेक्ट कर दोगे तो बहुत अच्छा है। स्कर्वी में क्या होता है? जो मसूड़े होते हैं वो फूल जाते हैं, ठीक है, रेड हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। तो आप किसी को ओरल मैनिफेस्टेशन देख के कह सकते हो कि आपका वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी लग रही है, मे बी यू आर सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी, ठीक है, बिकॉज योर गम्स आर सो बैडली इन्फ्लेम्ड। तो दिस इज वन थिंग जिसकी मैं इमेज सेंड कर दूंगी अगर अभी नहीं प्रोजेक्ट हो रही तो, क्लिनिकल एनाटॉमी में। थर्ड थिंग इज पायरिया या क्रोनिक पेरियोडोंटाइटिस। जब हम किसी ऐसे पेशेंट को देखते हैं जिसका मसूड़ा बहुत फूला हुआ है, उसमें से पस निकल रहा है या ब्लड निकल रहा है, तो वो हमें इंडिकेट करता है कि ये गम्स से कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, विच इज जिसके लिए आम भाषा में लोग टर्म यूज करते हैं पायरिया। इट इज एक्चुअली पेरियोडोंटाइटिस, कि जो पेरियोडोंटल लिगामेंट्स हमने अभी पढ़े जो टूथ को होल्ड करते हैं सॉकेट के अंदर, वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। उसकी वजह से वो मैनिफेस्टेशन होने लगती है, वहाँ पे पॉकेट बन जाती है, वो फूल जाते हैं गम्स। देन वहाँ पे फूड लॉजमेंट की वजह से वहाँ पस बनने लगता है बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल एक्शन ऑन इट। These are the conditions जो कि इंडिकेट करता है towards periodontitis। उसके बाद dental caries you all know is an indication, is a clinical part कि आप जो इंटैक्ट टूथ है जब आप उसको समझोगे तभी आप समझोगे कि डेंटल केरीज क्या है। वहाँ पे डीकैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाना एंड टूथ का स्ट्रक्चर लॉस हो जाना ग्रेजुअली, ठीक है, दैट इज नोन एज डेंटल केरीज। वहाँ पे छेद हो जाना या होल हो जाना जिसको बोलते हैं, एंड ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाना, ठीक। देन व्हाट एन अपाइकल एब्सिस, मैंने इन सब चीज़ों की इमेजेस सेंड करी है। अपाइकल एब्सिस में क्या है? जो एपेक्स है टूथ का उसके अराउंड वहाँ पे पस बनने की वजह से जो स्ट्रक्चर होता है बोन का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय होने की वजह से नॉर्मल टूथ का जो रेडियोग्राफ दिखता है उसमें जो ओपेसिटीज दिखती हैं वो इस केस में नहीं दिखती, इसमें कालापन दिखेगा रूट के अलावा,
तो जब भी किसी रूट के अलोंग हमें कालापन दिखता है और प्रॉपर रेडियोल्यूसेंसी दिखती है, इसका मतलब है वहाँ पे एक एब्सेस है। फिर क्लिनिकली उसमें इन्फेक्शन होगा, केरीज होगी, तभी वो अंदर इन्फेक्शन पल्प तक जाएगा और फिर उसकी रूट तक जाएगा। इन्फेक्शन के सोर्स के बिना कभी भी कोई पैथोलॉजी क्रिएट नहीं होती। अगर कहीं पे पस पड़ा है, एब्सेस है, मतलब कि कहीं ना कहीं फोकाई ऑफ इन्फेक्शन भी ज़रूर रहा होगा। ओके, सो दिस इज वन कंडीशन जो कि टूथ के क्लिनिकल एनाटॉमी से रिलेटेड है। लास्ट इज हचिंसन्स टीथ। हचिंसन्स टीथ क्या होता है? टीथ के अंदर नॉचेस बन जाते हैं। ठीक है, इसकी भी इमेज में सेंड करूंगी आपको। नॉचेस बन जाते हैं जो कि ऐसा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन किस चीज़ का है? सिफिलिस का। कंजेनाइटल सिफिलिस के अंदर दो चीज़ें बहुत मिलती हैं, एक तो हचिंसन्स टीथ मिलती है, एक मलबेरी मोलर्स मिलते हैं। आपकी बुक में हचिंसन टीथ मेंशन करा है, तो आप भी हचिंसन टीथ करिए। उसमें क्या होता है कि नॉच दिखता है, यानी कि नॉर्मली हम लोग के दांत कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। ठीक है, इसमें फ्लैट नहीं होगा, इसमें गड्ढा होगा या नॉच बना हुआ होगा इंसाइजर्स के अंदर। तो ऐसे इंसाइजर्स को बोला जाता है हचिंसन टीथ। ओके, अभी हम बात करते हैं कि दिस वाज ऑल अबाउट डेंटल टीथ। ठीक है, सॉरी नॉट डेंटल टीथ, दिस वाज ऑल अबाउट टीथ, उसका नर्व सप्लाई, पार्ट्स ऑफ टीथ एंड ऑल। अभी विल डिस्कस हार्ड पैलेट और फिर सॉफ्ट पैलेट। जो हमारे पैलेट मतलब तालू, ठीक है, जहाँ पे हमारे मैक्सिलरी टीथ जुड़े हुए हैं जिस हिस्से से, उसको हम बोलते हैं हमारा हार्ड पैलेट। ठीक है, हार्ड पैलेट का वो, जैसे आप अपने फिंगर को, थंब को अपने पैलेट में टच कराएंगे, then you'll feel that there is a bone below it। ठीक है, तो उतना हिस्सा जहाँ पे बोन प्रेजेंट होती है तालू में, वो हार्ड पैलेट है। उसके पीछे वो सॉफ्ट पैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। शिवानी, कोई भी इमेज क्यों नहीं अपलोड हो रही? हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट की इमेज अपलोड करो। नेटवर्क इशू आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो हुमा को सेंड कर दो, हुमा अपलोड कर देगी। ओके, हुमा, आप पीडीएफ बंद करके इमेजेस अपलोड कर दो। मैं दोनों ही कर देती हूँ। तो बहुत अच्छा होगा फिर। ओके, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता रही थी कि हार्ड पैलेट के अंदर क्या होता है कि आपको उसके नीचे बोन की प्रेजेंस फील होती है। हार्ड पैलेट दो बोन से मिलके बना हुआ रहता है। पहली बोन तो जो होती है आपकी, वो मैक्सिला होती है। ठीक है, और दूसरी जो बोन्स हैं, दोज आर योर पैलेटाइन प्रोसेसेस। ये टीथ वाला हिस्सा था। अभी हार्ड सॉफ्ट पैलेट का एक एरिया आएगा। अच्छा, एक मिनट, ये वाली इमेज पे रुको आप, ये हचिंसन टीथ वाली इमेज पे। सी, दिस इज हचिंसन टीथ, ऐसा नॉच दिखाई देगा। ठीक है, दांतों में। अभी नेक्स्ट इमेज पे आओ, ये जिसके नीचे है, इसमें आप देख रहे हो कि एक आगे जो हिस्सा है दैट इज योर हार्ड पैलेट, और पीछे जो शाइनी सा हिस्सा है वो सॉफ्ट पैलेट है। ठीक है, सॉफ्ट पैलेट क्या होता है? एक मस्कुलर कर्टन की तरह रहता है, एक पर्दे की तरह रहता है, जो मसल्स बनी है उसमें से, उसमें हड्डी नहीं है नीचे, पर वो भी पैलेट है, वो भी ऊपर ओरल कैविटी को कवर करने वाला एरिया है। ठीक, जो हमारा हार्ड पैलेट है, इसके नीचे मैंने जो इमेज बनाई है, जो हार्ड सॉफ्ट पैलेट के नीचे थी, तो उसमें हार्ड पैलेट बना के हड्डियों से मिलके है, ये बताया है। हार्ड पैलेट दो मेन बोन से मिलके बनता है, एक तो मैक्सिला से और दूसरा पैलेटाइन बोन से। मैक्सिला का एक प्रोसेस आपने देखा है, जो आगे हमें दिखाई देता है हमारी नाक के बगल में जो रहता है। इस डायग्राम में आप देखोगे ग्रीन कलर की पैलेटाइन बोन है, इसके आगे ग्रे कलर का हिस्सा पूरा जो कि दांतों के अराउंड प्रेजेंट है, जो पैलेट बना रहा है, वो मैक्सिला है। ठीक है, मैक्सिला के पैलेटाइन प्रोसेस बोलते हैं उनको। ठीक है, मैक्सिला, दिस इज मैक्सिला एंड दीज आर, ये ग्रीन वाला, दीज आर द पैलेटाइन बोन्स। तो ये 2/3 is anterior is the maxilla and the posterior 1/3 is the palatine processes। ये पूरे दोनों बोन्स मिलके बनाते हैं आपका हार्ड पैलेट। और हार्ड पैलेट के अंदर स्ट्रक्चर क्या क्या प्रेजेंट है इंपॉर्टेंस का? फोरामिना, जो सबसे आगे इंसाइजर के पीछे एक छेद दिखाई दे रहा है, इंसाइजर के जस्ट पीछे, दोनों सेंट्रल इंसाइजर्स के जस्ट पीछे एक छेद होता है, इंसिसिव फोरामेन बोलते हैं उसको। वहां से ये नर्व्स निकल के आती हैं, एंटीरियर सुपीरियर एल्वुलर नर्व्स, जिनको कि अगर मुझे वहाँ पे इंजेक्शन लगाना है तो मुझे उस पॉइंट पे लगाना पड़ेगा, तब वो ब्लॉक होगा। ठीक है, उसके अलावा जो ग्रीन एरियाज आपको, ये ग्रीन में पूरा पेंटेड है, इसमें राइट और लेफ्ट साइड पे दो फोरामेना प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन। ठीक है, यहाँ से ग्रेटर पैलेटाइन नर्व निकल के आती है, जो कि इसको सेंसरी सप्लाई करती है। अगर मुझे पैलेट के इस एरिया को ऑपरेट करना है तो मुझे ब्लॉक या इंजेक्शन इस नर्व की पोजीशन पे लगाना पड़ेगा, यानी कि सेकेंड मोलर के पास में या दोनों प्रीमोलर्स के बीच में। एक्चुअली फर्स्ट और सेकेंड प्रीमोलर के बीचों बीच वो प्रेजेंट होता है आपका
ग्रेटर पैलेटाइन फोरामिना। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट हार्ड पैलेट जो बताने वाली बात थी। उसके अलावा हार्ड पैलेट के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, बोन्स आपको पता चल गई कि आर्टरीज कौन कौन सी यहाँ पे होती है। तो मैंने अभी बताया कि ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी होती है, एंड वेन कौन सी होती है, टेरिगॉइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स होती हैं। नर्व्स कौन सी होती हैं, ग्रेटर पैलेटाइन नेसोपैलेटाइन नर्व्स होती हैं। और लिम्फेटिक कहाँ जाता है, डीप सर्वाइकल नोड्स में जाता है। इसको मैं स्लोली अगर रिपीट करूँ तो जो भी आर्टरीज, अभी हमने मैक्सिलरी आर्टरी पढ़ी थी कि मैक्सिलरी आर्टरी सब लास्ट टू लास्ट कुछ चैप्टर्स में हमने मैक्सिलरी आर्टरी डिस्कस करी थी। तो पैलेट के हिस्से को भी ब्लड सप्लाई कौन करता है, मैक्सिलरी आर्टरी करती है। मैक्सिलरी आर्टरी की कौन सी ब्रांच करती है, ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच। ठीक है, ये मेनली सप्लाई करती है हार्ड पैलेट को। उसके अलावा मिडिल पैलेटाइन ब्रांचेस भी करती हैं थोड़ा बहुत सप्लाई, बट ज़्यादा सप्लाई फ्रॉम द ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच। वीनस ड्रेनेज कहाँ जाता है, जितना भी ब्लड पैलेट में से निकलता है, आप पैलेट के इस ग्रीन बोन के जस्ट पीछे जो ये दो ओपनिंग्स देख रहे हैं, ये कौन सी प्लेट्स है, टेरिगॉइड प्लेट्स हैं। ठीक है, यहीं पे प्रेजेंट होता है टेरिगॉइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स। तो जितना भी ब्लड डीऑक्सीनेटेड यहाँ से जा रहा है वो उन टेरिगॉइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स में चला जाता है। तो आपको इसकी पोजीशन याद रहेगी तो अपने आप वीनस ड्रेनेज याद रहेगा, उसको रटना नहीं पड़ेगा। फिर नर्व सप्लाई जो मैंने आपको ग्रेटर पैलेटाइन नर्व्स और एंटीरियर सुपीरियर एल्वुलर नर्व्स बताई, वही हैं, वो दोनों मैक्सिलरी नर्व्स की ब्रांच हैं जो हमने अभी डिस्कस करा कि ट्राइजेमिनल की ब्रांच है मैक्सिलरी, और मैक्सिलरी की ब्रांच है ग्रेटर पैलेटाइन और एंटीरियर सुपीरियर एल्वुलर। ओके, sorry, posterior superior alveolar and anterior superior alveolar branches, not greater palatine. Okay, then lymphatics, इसका जितना भी लिम्फ है वो कहाँ जाएगा, वो सब डीप सर्वाइकल नोड में जाएगा और रेट्रोफेरेंजियल नोड में जाएगा, गर्दन में जाएगा क्योंकि पैलेट का है, so it will all go into the either रेट्रोफेरेंजियल नोड और अपर डीप सर्वाइकल नोड्स, ये याद रखना है। अभी सॉफ्ट पैलेट पे आओ, सॉफ्ट पैलेट की इमेज दिखाओ। सॉफ्ट पैलेट में क्या है कि सॉफ्ट पैलेट मैंने आपको बताया मस्कुलर स्ट्रक्चर है, एक पर्दे की तरह मूव करता है, अभी पहले वाला डायग्राम में आपने देखा था। इसके बाद नेक्स्ट इमेज, ठीक है, इधर पे आप रुक जाओ। जो ये नीचे वाला डायग्राम है जिसमें कि टीथ पूरा ग्रे बॉर्डर दिखाई दे रहा है, दिस डायग्राम, इसमें आप देख सकते हो, इसको थोड़ा सा जूम कर सकते हैं क्या हम, इसमें सॉफ्ट नहीं, ये नहीं, इसके नीचे वाला, इसके बाद वाला डायग्राम, हाँ ये, ठीक है, ओके, ये रहने दो, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये भी और इसके ऊपर वाला भी। ये आप देख रहे हो जो टंग के ऊपर आपको दिख रहा है, हार्ड पैलेट के पीछे जो स्ट्रक्चर है वो सॉफ्ट पैलेट कहलाता है। ठीक है, इसमें एक ये व्हाइट कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये एपोन्यूरोटिक शीथ है। ये इसकी पोजीशन याद रखना कि जहाँ पे हार्ड पैलेट खत्म हो रहा है और सॉफ्ट पैलेट शुरू हो रहा है, वहाँ पे ये शीट प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं एपोन्यूरोटिक शीथ। और एपोन्यूरोसिस मैंने आपको बताया था एक फ्लैट काइंड ऑफ जंक्शन होता है। ठीक है, फ्लैट टेंडन है, ये टेंडनस शीथ है, एपोन्यूरोटिक शीथ जो है, मसल हमेशा बोन से जुड़ती है टेंडन के थ्रू। तो जितनी भी सॉफ्ट पैलेट की मसल्स हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई बोन नहीं है, सॉफ्ट पैलेट बिना बोन का स्ट्रक्चर है, तो जो भी मसल्स कनेक्ट हो रही है वो इस एपोन्यूरोटिक शीथ के थ्रू ही कनेक्ट हो रही हैं हार्ड पैलेट से, तभी वो हार्ड पैलेट लटक पा रहा है सॉफ्ट पैलेट से। देखिए सॉरी, सॉफ्ट पैलेट लटक रहा है हार्ड पैलेट से। पर्दे को हमेशा हम ऊपर से टांगते हैं और नीचे वो फ्री एंड होता है, वैसे ही सॉफ्ट पैलेट ऊपर से जुड़ा है हार्ड पैलेट की बोन से और नीचे वो फ्री लटक रहा है, और उसके बीच में एक और चीज ये लटक रही है, दिस इज योर यूव्यूला, जो सेंटर में एक बड़ा सा राउंड लटक रहा है। इसको अगर आप इसका वो दिखा सके, बिकॉज उस पर मार्किंग नहीं हो रही है, यूवुला मेंशन है, आई होप यू ऑल नो, ये टंग के ऊपर एक ड्रॉप शेप का जो लटक रहा है फ्रॉम द पैलेट, दिस इज द यूवुला, यस। तो ये पूरा रीजन पैलेट का एक कर्टन की तरह, यूवुला भी और उसके बगल में पैलेटोग्लोसल मसल्स ये जो लटक रही हैं, ये दीज आर द मस्कुलर फॉल्स या कर्टन्स विच आर कमिंग फ्रॉम द एपोन्यूरोटिक शीथ। ठीक है, तो इतना आप सॉफ्ट पैलेट में समझेंगे। सॉफ्ट पैलेट में 4 मेन मसल्स का इनफैक्ट 5 मेन मसल्स आर इन्वॉल्व, तो वो सारी मसल्स इसके पहले वाले डायग्राम में अच्छे से शोन है, तो वो आप डायग्राम दिखाओ। मसल्स के नाम क्या है, टेंसर विलाई पैलेटिनी, लेवेटर विलाई पैलेटिनी, मस्कुलस यूवुले, पैलेटोग्लोसस एंड पैलेटोफेरेंजियस। ठीक है, अगर ये जूम हो जाए तो बहुत अच्छा है। ओके, थोड़ा सा उसको मिडिल में
शिफ्ट कर दो इमेज को। ये देखो, ये टेंसर विलाय पैलेटिनी, इफ यू कैन सी, सबसे ऊपर जो मसल मार्क करी हुई है वो टेंसर विलाय पैलेटिनी है। उसका काम क्या है कि वो उसको पुल करती है, कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट रीजन को। दिस इज योर टेंसर विलाय पैलेटिनी। ये इस साइड भी, राइट साइड भी होती है, लेफ्ट साइड भी होती है, पेयर्ड मसल है। देन द अदर मसल इज लिवेटर पैलेटिनी। ये इमेज में सेंड कर दूंगी तो आपको और ज्यादा क्लियर दिखेगी। टेंसर विलाय के जस्ट नीचे लिवेटर विलाय पैलेटिनी होती है। देन मस्कुलस यूविले क्या है? ये यूविला जो नीचे लटक रहा है, इससे कनेक्ट करने के लिए मस्कुलस यूविले, दिस इज द स्ट्रक्चर। पैलेटोग्लॉसस और पैलेटोफेरेंजियस, ये दो इंपॉर्टेंट मसल्स हैं। जो रेड में शाइन आउट हो रही है ना, दैट इज द पैलेटोग्लॉसस मसल। उसके पीछे पैलेटोफेरेंजियस है। ये जो मसल्स होती हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बीच में लाई करता है टॉन्सिल या टॉन्सिलर फोसा। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, पैलेटोग्लॉसस और पैलेटोफेरेंजियस के बीच में। अब हर मसल का मैं आपको इंडिविजुअली ओरिजिन इंसर्शन बताती हूँ, ठीक है। जो टेंसर विलाय पैलेटिनी आप देख रहे हो, सबसे ऊपर वाली मसल है, ये ऊपर से कहाँ से आ रही है? इट्स एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द ऑडिटरी ट्यूब। एक तरफ से ऑडिटरी ट्यूब से आ रही है और दूसरी तरफ से बेस ऑफ द स्कल से आ रही है। ओरिजिन इंसर्शन के लिए अलग डायग्राम बनाना रहेगा, ये वाला नहीं, वो इमेज में आपको सेंड करूंगी। तो कहाँ से आ रही है टेंसर विलाय पैलेटिनी? एक ऑडिटरी ट्यूब से आती है, दूसरा स्फिनोइड बोन से या बेस ऑफ द स्कल से आती है। और कहाँ आके जुड़ जाती है? उस वाइट एपोन्यूरोटिक शीथ पे, उस एपोन्यूरोटिक टेंडनस शीथ पे जो मैंने आपको बताई थी, वहां पे आके वो अटैच हो जाती है। उस एपोन्यूरोटिक शीथ की पोजीशन नहीं भूलना, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट का जंक्शन है वो एपोन्यूरोटिक शीथ, ठीक है। तो सारी मसल्स ज्यादातर वहां से या तो ओरिजिन होंगी या फिर वहां आके जुड़ेंगी। टेंसर विलाय पैलेटिनी वहां पे आके जुड़ रही है। वो ओरिजिन कहाँ से हो रही है? ओरिजिन हो रही है बेस ऑफ द स्कल से, यानी स्फिनोइड बोन से। तो ऑब्वियसली वो उस मसल फोल्ड को या उस पर्दे को अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। तो उसका काम क्या है? उसका एक्शन होगा टाइट करना सॉफ्ट पैलेट को या अपनी तरफ पे खींचना, ठीक। दूसरी मसल दी है लिवेटर विलाय पैलेटिनी। ये भी ऊपर से आ रही है और आके एपोन्यूरोटिक पे ज्वाइन हो रही है। ये भी ऑडिटरी ट्यूब से आ रही है, पर ये स्फिनोइड बोन से ना आके ये टेम्पोरल बोन से आ रही है। उसके थोड़ा सा नीचे है, स्फिनोइड बोन ऊपर सेंटर में है, फिर टेम्पोरल बोन साइड से आ रही है ये। तो ऑडिटरी ट्यूब और टेम्पोरल बोन से ओरिजिन कर रही है ये मसल लिवेटर विलाय पैलेटिनी। इस डायग्राम में देखोगे और इमेजिन करोगे कि इसके ऊपर वाला एरिया टेम्पोरल बोन है, वहां से आ रही है। और कहाँ आके जुड़ रही है? ये भी एपोन्यूरोसिस पे आके जुड़ रही है, पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस पे जुड़ रही है। तो ये भी क्योंकि ऊपर से आ रही है और नीचे आके कनेक्टेड है, तो इसका भी काम क्या है कि ये उस एपोन्यूरोसिस को लिफ्ट करेगी, यानी कि सॉफ्ट पैलेट को एलिवेट करेगी, क्लोज करेगी। जिस वक्त भी हम मुंह खोलते बंद करते हैं या कुछ हम खाते हैं तो हमारा सॉफ्ट पैलेट ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये मसल्स मेनली उसको लिफ्ट करने में हेल्प करती है, टेंसर विलाय पैलेटिनी और लिवेटर विलाय पैलेटिनी, ठीक। इसका तो नाम भी यही है, लिवेटर, और पहली वाली का नाम है टेंसर, मतलब कि वो टाइटन कर रही है, उसको टेंशन कर रही है। तीसरी मसल है मस्कुलस यूवुले। ये कहाँ पे है? आपको दिख रही है कि यूवुला जो नीचे लटक रहा है उसको कनेक्ट कर रही है। कहाँ से? ये मसल निकलती है पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से, यानी कि जो जंक्शन था जिसमें बाकी सब इंसर्ट हो रही थी, ये वहां से निकलेगी और वहां से यूवुला को जाके कनेक्ट हो जाएगी, यानी कि लटके के नीचे यूवुला के फॉर्म में। इसका नाम है मस्कुलस यूवुले। दिस इज फॉर्मिंग द यूवुला। दोनों तरफ की मस्कुलस यूवुले मिलके यूवुला को फॉर्म करेंगे, राइट। तो कहाँ से निकलेगी ये निकल रही है पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से। ये जो हमने जंक्शन देखा था यहाँ से निकल रही है, और दूसरी जगह ये नेजल स्पाइन से निकल रही है, पोस्टीरियर नेजल स्पाइन से। एक छोटी सी हमारे नाक के बीच में हड्डी रहती है, दैट इज योर नेजल स्पाइन। जब आप स्कल देखेंगे तो आपको वो फील होगा। उन दोनों जगह से ये निकल के जा रही है, कहाँ पे? ओरिजिन लेके कहाँ पे इंसर्ट हो रही है? इनटू द यूवुला, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूवुला में इंसर्ट हो रही है जाके। और इसका काम क्या है? ये यूवुला को ऊपर पुल करती है। कोई भी चीज जो हार्ड परमानेंट फिक्स जगह पे से जुड़ी है वो लूज वाली एरिया को फिक्स वाली एरिया की तरफ पे खींचती है, ओरिजिन की तरफ पे खींचती है। इंसर्शन वाले एलिमेंट को ओरिजिन वाले एलिमेंट की तरफ खींचती है। अपने आप उसका एक्शन ऐसे याद रखो। देन फोर्थ मसल थी पैलेटोग्लॉसल, जो आपको इस डायग्राम में वो रेड उसमें दिख रही है। ये भी एपोन्यूरोसिस से निकलती है और नीचे एक सर्कल सा है, जैसे एक आर्च जैसा बनाती हुई आ रही है। कहाँ पे? टंग की साइड में आ जाती है, ठीक है।
टंग के साइड में आके वो अटैच हो जाती है। इसका काम क्या करना है, इट पुल्स अप द रूट ऑफ द टंग, ये टंग को ऊपर की तरफ पे पुल करती है, ठीक है। एंड दूसरी मसल जो थी पैलेटोफेरेंजियस, वो कहाँ से आती है, वो आती है हार्ड पैलेट के पोस्टीरियर बॉर्डर से और एपोन्यूरोसिस से, ये दोनों ही एपोन्यूरोसिस से निकल रही हैं। उसके बाद में वो नीचे की तरफ आके थायराइड कार्टिलेज पे आ जाती है, कौन सी, पैलेटोफेरेंजियस। जब हमने थायराइड कार्टिलेज पढ़ा था तब हमने पैलेटोफेरेंजियस भी पढ़ी थी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की स्पेस बन जाती है आपका फोसा, विच इज द पैलेटाइन फोसा, जहाँ पे कि टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारी मेन मसल्स आपको मेंशन करनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम जो आपकी बुक में दिया है वो आप बनाओगे, ये सिर्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है, इसमें टीथ वगैरह बने हैं, उस डायग्राम में सिर्फ मसल्स बनाओगे आप, टीथ और गम्स और टंग ये सब चीजें नहीं बनाओगे, ठीक। अभी सॉफ्ट पैलेट जो हमारा है, जो सॉफ्ट वाला तालू है पीछे का, उसकी नर्व सप्लाई कौन करता है। अब आप पीडीएफ पे आ जाओ तो आपको उसकी नर्व सप्लाई एंड ऑल बेटर समझ में आएगी आपकी बुक के अकॉर्डिंग। नहीं, बहुत आगे नहीं जाना, बस नर्व सप्लाई और सॉफ्ट पैलेट पे रुकना। हाँ, इधर ये जो आप ऊपर मसल्स वाला डायग्राम देख रहे हो ना, दिस इज द सेम पैलेटोफेरेंजियस, पैलेटोग्लॉसस, ठीक है। फिर टेंसर विला पैलेटिनी, ये बनाइए, चाहे ये राइट साइड पे छोटा सा जो डायग्राम बना है, दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड डायग्राम, ये इजीली भी बनता है और इसमें आप सब मसल्स को एक्सप्लेन कर सकते हो कि टेंसर विलाय कहाँ से आ रही है, लिवेटर विलाय कहाँ से आ रही है और उसके बाद में ये कहाँ जा रही है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद एक और स्ट्रक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज द पसवांस रिज। ये क्या होता है, ठीक है। ये रिज जो होती है ये भी ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, जो एक स्ट्रक्चर पहले मैंने डायग्राम में शो किया था, अब चलो वो स्क्रीन में चला गया। ये क्या होता है कि जब हम मुंह बंद करते हैं तो एक म्यूकस फोल्ड बन जाता है हमारे मुंह के अंदर, और वो क्यों बनता है, क्योंकि पैलेट की जो मसल्स होती हैं वो, प्लस जो पैलेट की मेन मसल कौन सी, पैलेटोफेरेंजियस मसल जो है वो, उसके फाइबर्स, और जो फेरिंग्स की सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल है उसके फाइबर्स, ये दोनों मसल मिलके एक एलिवेशन सा बना देते हैं जिसको कि रिज जैसी अपीयरेंस दिखती है, जिसकी रिज आप समझते हैं एक उभार। तो कौन सी मसल्स, एक तो फेरिंग्स के पीछे जो सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल्स होती हैं वो, और उसके अलावा पैलेट की पैलेटोफेरेंजियस मसल, पैलेटोफेरेंजियस और सुपीरियर कंस्ट्रक्टर, ये दोनों मसल मिलके एक रिज बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं पसवांस रिज। इसका काम क्या होता है कि ये ओपनिंग को क्लोज करता है, जिस वक्त पे हम कुछ खाते करते हैं दैट टाइम ये नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स के बीच में जो प्लेस होती है वो रेज आउट होकर उसको ब्लॉक करता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है पसवांस रिज का। नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से पूछेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी मैं उसकी इमेजेस सेंड करूंगी तो आपको और बेटर समझ में आएगा। सब रीड जरूर करना है और जो उसके नोट्स जरूर बनाने हैं। ओके, अभी हम नर्व सप्लाई की बात करते हैं। नर्व सप्लाई सेंसरी भी बतानी है, मोटर भी बतानी है और सिक्रीटो मोटर भी बतानी है। इसके अलावा इसमें स्पेशल सेंसरी भी होती है पैलेट में। क्यों, क्योंकि पैलेट के अंदर भी टेस्ट के सेंसेशन होते हैं। टेस्ट के सेंसेशन और कहाँ पे होते हैं पैलेट के अलावा, टंग में होते हैं, ठीक है। टंग में टेस्ट सेंसेशन हमने पढ़े थे कि कॉर्डा टिम्पनाई लेके जाती थी, जो फेशियल नर्व की ब्रांच थी। अभी यहाँ पे टेस्ट सेंसेशन के फाइबर कोई और लेके जाता है, तो वो आपके इस इमेज में पूरा सेव्ड है, विल सी दैट, जस्ट अ मिनट। ओके, आप सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है जो ये हुमा का पीडीएफ है, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस, नॉट क्लियर मैम। नॉट क्लियर, क्योंकि मुझे भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं शेयर कर सकती हूँ पीडीएफ तो कैसे शेयर होगा पीडीएफ, कोई मुझे बताएगा? देन आई विल आल्सो शेयर इट, तो वो शायद ज़्यादा अच्छे से आ जाए स्क्रीन पे, या मेरा भी एक कॉलम में साइड में ही आएगा। एनी हाउ, आप लोग के पास बुक्स हैं, आप उससे रेफर करिएगा। अभी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस पीडीएफ में बहुत अच्छा सा एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, वो मैं दिखाना चाह रही थी एक्चुअली। चलो, मोटर नर्व सप्लाई जो है सॉफ्ट पैलेट की, वो कहाँ से होती है? इट इज
इसको सारी मसल्स जो जितनी भी मैंने आपको सॉफ्ट पैलेट की मसल्स बताई, दे आर ऑल सप्लाइड बाय द फेरेंजियल प्लेक्सस। ठीक है, फेरेंजियल प्लेक्सस जो है वो उसको सप्लाई करता है, किसको? मोटर सप्लाई देता है सारे सॉफ्ट पैलेट की मसल को। फेरेंजियल प्लेक्सस पे एक नोट बनाइएगा और मुझे सेंड करिएगा, ठीक है? बिकॉज अभी इस लेक्चर में मैं फेरेंजियल प्लेक्सस नहीं डिस्कस करूंगी, आई विल डिस्कस इट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर, अगर आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो फेरेंजियल प्लेक्सस जो है वो सप्लाई करता है ये सारे। एक्चुअली मैं आपको हिंट कर दूं कि फेरेंजियल प्लेक्सस वेगस नर्व के फाइबर्स लेके आता है अपने अंदर, अलोंग विद दैट जो हमारी एसेसरी नर्व होती है उसका क्रेनियल कंपोनेंट होता है। ये दोनों चीज़ों के फाइबर्स ये प्लेक्सस अपने अंदर लिया है। सपोजिंगली मैंने 5 लोगों से बोला कि जिनके खेत में मैंगोज होते हैं कि आप लोग मुझे मैंगोज दे जाइए, सबने मुझे मैंगोज दे दिए। वो मैंगोज मैंने आप लोगों में एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूट किसने किया? मैंने, बट मैंने लिए किससे थे? आई हैव टेकन फ्रॉम 5 फार्मर्स। ठीक है, सिमिलरली फेरेंजियल प्लेक्सस मोटर सप्लाई देता है सॉफ्ट पैलेट की मसल्स को, पर वो ले किससे रहा है वो फाइबर्स? वो वेगस के फाइबर्स है उसके अंदर, और कुछ फाइबर्स उसके अंदर क्रेनियल कंपोनेंट ऑफ एसेसरी नर्व। एसेसरी नर्व के 2 कंपोनेंट रहते हैं, एक स्पाइनल और एक क्रेनियल। तो क्रेनियल कंपोनेंट के कुछ फाइबर्स लिए हैं उसने और वेगस के लिए, और उसके बाद उसने फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है सॉफ्ट पैलेट की मसल्स को। अगर आपको डिटेल में नहीं भी याद हो तो आप सिर्फ इतना जरूर लिखेंगे कि फेरेंजियल प्लेक्सस विल सप्लाई द मोटर नर्व टू all the muscles of soft palate other than tensor villi palatini। ठीक है, टेंसर विला पैलेटिनी विल बी सप्लाइड बाय द मैंडिबुलर नर्व। इसको हम ऐसे याद रखते थे, somebody who has a affair is always tensed, तो हम ऐसे याद रखते थे टेंसर विला पैलेटिनी को मैंडिबुलर नर्व सप्लाई करती है, बाकी सब ऑलवेज रिलैक्स, दे आर ऑलवेज सप्लाइज बाय द फेरेंजियल प्लेक्सस। आप भी चाहें तो ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, सो दिस वाज काइंड ऑफ अ निमोनिक, बट चलो ये तो थी मोटर नर्व्स। अब सेंसरी नर्व्स। मोटर नर्व का काम क्या है कि ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके आना कि कौन सी मसल को लिफ्ट करना है, कौन सी मसल को मूव कराना है, ये इंफॉर्मेशन ब्रेन से कैरी करवा के लेके आना मसल के मूवमेंट की। अब दूसरी चीज़ है सेंसरी नर्व सप्लाई। कुछ मसल नर्व्स ऐसी भी चाहिए जो कि अब इंफॉर्मेशन लेके जाएं कि अभी खाना मुंह में आ गया है, परसेप्शन हो गया है, स्वॉलोइंग करनी है। ठीक है, तो वो सेंसरी नर्व्स जो हैं वो लेके जाएंगी ब्रेन के पास। आपने अब ब्रेन पढ़ लिया, यू नो सेंसरी एरियाज होते हैं ब्रेन में, मोटर एरियाज होते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है और वो एक एक चीज़ ब्रेन के थ्रू ही कोऑर्डिनेट होती है। तो सेंसरी वाली लेके जाएंगी इंफॉर्मेशन ब्रेन में, फिर मोटर नर्व वो इंफॉर्मेशन लेके आएगी और मसल को मूव कराएगी। ये विद इन अ फ्लिक ऑफ अ सेकंड भी ये सब काम हो जाता है। देखो हम आसानी से स्वालो करते हैं, हमें नहीं पता हमारे स्वालो करने में सेंसरी परसेप्शन भी हो गया और मोटर रिस्पॉन्स भी हो गया उसका। सेंसरी नर्व्स मेनली इसमें मिडिल एंड पोस्टीरियर लेसर पैलेटाइन नर्व्स होती हैं जो कि मैक्सिलरी नर्व की ब्रांचेस हैं। ठीक है, मैक्सिलरी नर्व कहाँ से काम करता है? अभी मैंने आपको बताया था कि टेरिगॉइड बोन्स के पास में, एक तो वो मैंने वेन्स के कंटेक्स्ट में बताया था कि टेरिगॉइड प्लेक्सस प्रेजेंट है, वहीं पे टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन भी होता है। हमेशा याद रखना, कुछ गैंग्लियन हमेशा किसी नर्व के संग चलते हैं। जहाँ जहाँ मैक्सिलरी नर्व की बात आएगी वहाँ वहाँ टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन की बात जरूर आएगी। ठीक है, मैक्सिलरी नर्व जब अपने फोरामेन से निकल आती है बाहर, कौन से फोरामेन से निकलती है? मैक्सिलरी नर्व कौन से फोरामेन से निकलती है? आप लोग कुछ भी रिवाइज नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। इतनी बार हमने मैक्सिलरी डिस्कस कर लिया, आपको ये नहीं मालूम कौन से फोरामेन से निकलती है? फोरामेन रोटेंडम से निकलती है। ठीक है, मैक्सिलरी नर्व फोरामेन रोटेंडम से निकलती है। इसके लिए मैं आपको एक निमोनिक बता रही हूँ, ये हमेशा याद रखना। ट्राइजेमाइनल नर्व जो है उससे उसकी 3 ब्रांचेस हैं। ठीक है, एक है ऑप्थैल्मिक, एक है मैक्सिलरी, एक है मैंडिबुलर। इनके फोरामेन याद करने का तरीका है स्टैंडिंग रूम ओनली। ठीक है, स्टैंडिंग रूम ओनली। एस इज फॉर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, जिसमें से निकलती है ऑप्थैल्मिक। म्यूट करो, कहाँ से डिस्टर्ब हो रहा है। ये याद रखना, ऑप्थैल्मिक हमेशा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से निकलती है, तो स्टैंडिंग एस। देन रूम, आर इज फॉर रोटंडम। ठीक है, जो दूसरी ब्रांच है यानी कि मैक्सिलरी, वो फोरामेन रोटंडम से निकलेगी। तीसरी ब्रांच है मैंडिबुलर, वो निकलेगी फोरामेन ओवेल से। स्टैंडिंग रूम ओनली, दिस इज अ निमोनिक। निमोनिक्स को याद रखिए, अपनी एनाटमी स्ट्रॉन्ग करिए, बिना एनाटमी के कुछ भी नहीं होगा, कंसेप्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या बात कर रही थी आपसे?
कि जो टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन है, जब ये मैक्सिलरी नर्व फोरामेन रोटंडम से निकल आती है बाहर, उसके बाद में ये एक डिवाइड हो जाती है इसकी मेन ट्रंक, एंड देन वन ऑफ द ब्रांचेस ये रिलेशनशिप मेंटेन कर लेती है गैंग्लियन से, विच इज नोन एज द टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन। जैसे कि सिलेरी गैंग्लियन के संग कौन सी नर्व इन्वॉल्व थी, हमने पढ़ी थी? इफ यू पीपल विल नॉट रिवाइज, आपका मंडे को टेस्ट होगा और सारे गैंग्लियंस जो अभी तक पढ़े हैं उनका टेस्ट होगा। सर्वाइकल प्लेक्सस, या सिलेरी गैंग्लियन एंड सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, ये सारे टेरिकोपैलेटाइन सारे गैंग्लियंस का मैं टेस्ट लूंगी, जिससे आपको ये याद रहे आपको सिर्फ ये बताना है कौन सी नर्व गैंग्लियन से इन्वॉल्व है। मुझे पाथवे नहीं सुनना पूरा, आई जस्ट वांट द नेम ऑफ द नर्व एंड द गैंग्लियन रिलेटेड विद ईच अदर। ओके, तो ये टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन कौन क्या लेके आता है? सेंसरी फाइबर्स लेके आता है। कहाँ से? टू द पैलेट। सॉफ्ट पैलेट के अंदर सेंसरी सेंसेशन सॉफ्ट पैलेट से कहाँ जाती है? टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन के थ्रू। क्या सेंसरी फाइबर्स रिले होते हैं कभी? वेरी रेयरली। सेंसरी फाइबर्स यूजुअली डू नॉट रिले, वो कैरी ऑन हो जाते हैं। ठीक, चलो अभी स्पेशल सेंसरी फाइबर्स यानी कि टेस्ट की जो स्पेशल फाइबर्स है वो कौन लेके जाता है? वो इनिशियली लेसर पैलेटाइन नर्व्स कलेक्ट करती हैं टेस्ट के सेंसेशंस, एंड उसके बाद में आपके पास पूरा एक फ्लो चार्ट है जो आपको एक्सप्लेन करेगा कि कहाँ कहाँ से प्रोसेस होने के बाद में मेनली ग्रेटर पेट्रोसल नर्व है जो उसको गैंग्लियन के अंदर ले जाती है। टेस्ट के गैंग्लियंस किसी को याद हो कौन से होते हैं? ओके, टेस्ट न्यूक्लियस तक पहुंचना है, न्यूक्लियस ऑफ द सॉलिटरी ट्रैक्ट तक पहुंचना है, वहां पे टेस्ट के न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, वहां तक ले जाने के लिए जेनिकुलेट गैंग्लियन उसमें बीच में बिचौलिया बनता है, वो लेके जाता है। जेनिकुलेट गैंग्लियन तक लेके आती है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। उसके आगे वहां से उस न्यूक्लियस तक ले जाने का काम किसका रहता है? फेशियल नर्व का रहता है। प्लीज रिमेंबर दिस साइकिल, फ्लो चार्ट बनाइए, नहीं तो हम लेक्चर लेके हमारा फिनिश हो जाएगा, आपका दिमाग में नहीं घुसेगा टिल यू मेक नोट्स। ओके, सिक्रीटोमोटर फाइबर्स यानी कि अब ये तो थे सेंसरी फाइबर्स जो गए, अब उसके अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, कुछ कुछ सलाइवरी बड्स जो होती हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि सॉफ्ट पैलेट में भी प्रेजेंट होते हैं, जिनका सिक्रीशन करवाना है। उन सिक्रीशन को अगर करवाना है तो ब्रेन उनको मैसेज देगा सिक्रीशन करवाने की। वो मैसेज कौन लेके आएगा? सिक्रीटोमोटर फाइबर्स लेके आएंगे। तो इस केस में सिक्रीटोमोटर फाइबर्स आर आल्सो कंटेन्ड इन द लेसर पैलेटाइन नर्व्स। ठीक है, लेसर पैलेटाइन नर्व्स में सिक्रीटोमोटर फाइबर्स रहते हैं। और कहाँ से आ रहे हैं वो? दे आर कमिंग फ्रॉम द सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। बीच में वो किस में ट्रैवल करते हैं? ग्रेटर पेट्रोसल नर्व में ट्रैवल करते हैं। सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से शुरू होते हैं, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व में ट्रैवल करते हैं और पहुंच जाते हैं फाइनली इनटू द लेसर पैलेटाइन नर्व्स, और उसके थ्रू पैलेट को सप्लाई करते हैं सिक्रीटोमोटर फाइबर्स। ये पूरा फ्लो चार्ट बना के सेंड करना। ओके, ये तो थी नर्व सप्लाई। अब ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। इस इमेज को आगे कर दो, ब्लड सप्लाई पे ले आओ। हालांकि पीडीएफ नहीं दिख रहा, बट स्टिल आपको मालूम है कि ये टॉपिक इज इन फ्लो चार्ट्स। ओके, हमारा पैलेट मूव कब कब करता है? जब हम कुछ खाते हैं, स्वालो करते हैं, पैलेट मूव करता है। सांस लेते हैं, पैलेट मूव करता है, सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, उसके बाद में छींकते हैं, करते हैं, तो पैलेट मूव करता है। तो यू शुड नो कि मूवमेंट्स होते हैं पैलेट के ड्यूरिंग दीज एक्टिविटीज, कफिंग, स्नीजिंग, उसके अलावा बोलने में भी, स्पीच के दौरान भी पैलेट मूव करता है। ठीक, अच्छा, कभी कभी आपने ये चीज एक्सपीरियंस करी है कि कभी हम अगर कुछ खांस रहे हैं, बोल रहे हैं, एट द सेम टाइम वी आर ईटिंग समथिंग, हम कुछ खा रहे हैं, उस वक्त पे हमें छींक आ जाए या हमें खांसी आ जाए बहुत जोर से, तो कुछ फूड पार्टिकल या कुछ लिक्विड जो भी हम ले रहे हैं वो नोज में रिगर्जिटेट हो जाता है। वो क्यों हो जाता है रिगर्जिटेट? कैन समबडी टेल मी? चलो आगे डिस्कस करते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ नेजोफैरिंग्स की वजह से, कि फैरिंग्स जो है वो कॉमन पाथवे रहता है जो कि नोज में भी है एंड ओरल कैविटी से भी कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, चलो सॉफ्ट पैलेट पे वापस आ जाओ। इसके ब्लड सप्लाई पे, कि ब्लड सप्लाई कौन दे रहा है? मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच दे रही है, आर्टरी की ब्रांच दे रही है, और असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी की ब्रांच दे रही है। 3 ब्रांचेस दे रही हैं ब्लड सप्लाई किसको?
सॉफ्ट पैलेट को। इसका निमोनिक बना के आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। वेन्स मैंने आपको बता दिया है कि टेरिगॉइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स होती हैं। उसके अलावा आपका टॉन्सिलर वेन्स भी होती हैं जो कि ड्रेन करती हैं सॉफ्ट पैलेट को। लिम्फेटिक्स अभी अपन ने डिस्कस किया, सिमिलर रहेंगे अपर डीप सर्वाइकल नोड्स में और रेट्रोफेरेंशियल लिम्फ नोड में। हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट दोनों में सेम लिम्फ नोड ड्रेनेज है, ठीक है। क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है इसकी पैलेट की? अगर वेगस नर्व का लीजन हो जाए या वेगस नर्व में डैमेज हो जाए तो क्या होगा? पैरालिसिस हो जाएगा सॉफ्ट पैलेट का। क्यों? क्योंकि मोटर सप्लाई जितनी भी आ रही थी वो सब किससे आ रही थी? फेरेंजियल प्लेक्सस से आ रही थी। और फेरेंजियल प्लेक्सस में किसके फाइबर्स आ रहे हैं? वेगस के फाइबर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर वेगस नर्व में डैमेज हो गया तो फाइबर्स आने बंद हो जाएंगे, तो पैलेट को मोटर सप्लाई नहीं मिलेगी, तो सॉफ्ट पैलेट की मसल्स पैरालाइज हो जाएंगी, ठीक। अगर ये मसल पैरालाइज हो जाएंगी तो हमको कैसे पता चलेगा ये मसल पेशेंट की पैरालाइज हो गई है? एक तो जो भी कुछ पेशेंट खाएगा वो सब उसकी नोज में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट पैलेट ही ये काम करता है कि जिस वक्त पे हम कुछ खाते हैं तो पैलेट उठता है और नोज वाले पैसेज को बंद कर देता है, वो दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे कि जो भी हम खा रहे हैं वो सीधे हमारा फूड पाइप के अंदर जाए, ईजोफेगस के अंदर जाए, ना कि हमारे रिगर्जिटेट होके नोज में जाए, ठीक। अच्छा, विंड पाइप को क्या चीज बंद करती है उस टाइम पे? विंड पाइप को क्या चीज बंद करती है जब हम कुछ खाते हैं तो? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस विंड पाइप कर देती है। देखो, जो भी हमने एंट्री करी है फूड की, तो उस जगह पे फूड के पास 3 दरवाजे खुले हैं। एक दरवाजा है विंड पाइप का, जिसको कि एपिग्लोटिस बंद कर देती है। एक दरवाजा है फूड पाइप का, ईजोफेगस, जो खुला है, उसमें खाना चला जाता है। तीसरा दरवाजा है ऊपर की तरफ पे रीगर्जिटेट होके नाक में आ जाने का, उसको सॉफ्ट पैलेट पीछे उठ के बंद कर देता है। आप इमेजिन करो आपके मुंह में हार्ड पैलेट कहाँ पे है, सॉफ्ट पैलेट कहाँ है, तो सॉफ्ट पैलेट लिफ्ट अप हो जाता है पीछे की तरफ पे और बंद कर देता है उस पैसेज को जो कि नोज में खाना वापस जा सकता है। अगर पैरालिसिस हो जाएगा तो ये बंद नहीं कर पाएगा और नेजल रिगर्जिटेशन ऑफ लिक्विड्स होता रहेगा। उसके अलावा वॉइस के अंदर नेजल ट्वैंग फील होगी, ठीक है। एंड पैलेटल आर्च जो है वो फ्लैट हो जाएगा, यानी कि उसकी जितनी भी स्टिफनेस, जो मसल की अपनी पोजिशनिंग है, वो चली जाएगी और वो ढीला होके फ्लैट होके लटक जाएगा और भी फ्लैटन। उसका जो एक आर्च की शेप थी वो खत्म हो जाएगी, तो हमें पता चलेगा कि पैरालिसिस हो गया है। दूसरी क्या क्लिनिकल एनाटॉमी हो सकती है पैलेट से रिलेटेड? कभी कभी टर्शरी सिफिलिस की कंडीशन के अंदर परफोरेशन मिल सकता है हार्ड पैलेट का, जो कि इंडिकेट करेगा कि इस पेशेंट को टर्शरी सिफिलिस का मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि क्लिनिकल एनाटॉमी को डिफाइन करती हैं। देन ये तो था सॉफ्ट पैलेट। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आज हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि फेरिंग्स क्या है। फेरिंग्स का अगर इमेज शेयर आगे दिखाओ आप, ऊपर रह गया, हाँ ये नहीं ऊपर ऊपर ऊपर। एक्चुअली इसलिए मुझे थोड़ा सा जूम पे प्रेफरेबल लग रहा था, क्योंकि उसमें इमेजेस प्रॉपरली दिखती हैं एंड शेयर हो सकती हैं, ठीक है। आप अब ये जूम इन ही नहीं हो रहा। फेरिंग्स जो है वो एक मसल, एक ट्यूब की तरह है, चौड़ी सी ट्यूब है जो कि मसल्स की ट्यूब है। और कहाँ जा रही है वो? आप ऐसा इमेजिन करिए, आपके नाक है और नाक के नीचे आपके मुंह है, ठीक है। योर नोज एंड ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का पीछे का हिस्सा जो है जहाँ पे ओपन हो रहा है वो भी फेरिंग्स है। नोज का जो पीछे का हिस्सा जहाँ ओपन कर रहा है वहां भी फेरिंग्स है। ये दोनों फेरिंग्स के आउटलेट है, ठीक है। फेरिंग्स शुरू हो जाता है इस एरिया से ही जहाँ से नोज का लेवल शुरू होता है, यानी कि हमारे बेस ऑफ द स्कल से ही फेरिंग्स शुरू हो जाता है। बेस ऑफ द स्कल से लेके और कहाँ तक रहता है, ये सर्वाइकल 6 के लेवल तक फेरिंग्स रहता है। उसके बाद वो नीचे ईजोफेगस से मिल जाता है और आगे ईजोफेगस के नाम से कंटिन्यू हो जाती है मस्कुलर ट्यूब। ईजोफेगस भी एक मस्कुलर ट्यूब है, राइट। तो नाक बेस ऑफ द स्कल से शुरू होके ईजोफेगस तक जो ये ट्यूब जा रही है, तो नोज वाले हिस्से को, जो नोज से मेनली स्टार्ट होती है, नोज का एरिया में हम इसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। फिर जहाँ पे मुंह का एरिया आता है उतने हिस्से को हम बोल देते हैं इसको ओरोफेरिंग्स। फिर ओरोफेरिंग्स से नीचे का जो हिस्सा इसका है, जो कि इसके बगल में लैरिंग्स होता है, तो उसको हम बोल देते हैं लेरिंजोफेरिंग्स। यानी 3 सब डिवाइड कर देते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसके अगर आपको बाउंड्री में पूछूं कि, और ये 12 सेंटीमीटर लंबी एरिया होता है एक्चुअली, तो इसका एक दरवाजा नाक में खुल रहा है, एक दरवाजा इसका माउथ में खुल रहा है, एक दरवाजा नीचे ईजोफेगस में खुल रहा है। ऐसा रूम है ये।
ठीक है, ऐसा आप इमेजिन करेंगे। सबसे पहला नोज का, देन उसके नीचे ओरल फेरिंग्स का एंड उसके नीचे लेरेंजोफेरिंग्स का। तो इसकी बाउंड्रीज क्या होंगी? इसके ऊपर क्या आता है? बेस ऑफ द स्कल आता है, ठीक है, मेनली स्फिनोइड बोन आती है। नीचे क्या आता है? इजोफेगस आता है। ये दो बातें क्लियर हो गई, ऊपर क्या है और नीचे क्या है। अब इसके पीछे क्या है? पीछे इसके रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। फेरिंग्स का ये डायग्राम आपको दिख रहा हो तो उसमें रीढ़ की हड्डी दिखाई है, और नहीं दिख रहा हो तो इमेजिन कर लीजिए कि पीछे रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी के आगे फेशिया कवर्ड रहती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्री वर्टिब्रल फेशिया। तो प्री वर्टिब्रल फेशिया से ये इसकी पोस्टीरियरली क्या लाया करता है? प्री वर्टिब्रल फेशिया विच इज सेपरेटिंग इट फ्रॉम द सर्वाइकल स्पाइन। यानी कौन सी रीढ़ की हड्डी है? सर्वाइकल कॉलम इसके पीछे, उतना हिस्सा फेरिंग्स है। उसके नीचे सर्वाइकल कॉलम जहाँ पे खत्म होता है, फेरिंग्स भी वहीं खत्म हो जाता है। उसके नीचे ईजोफेगस के नाम से वो ट्यूब कंटिन्यू हो जाती है। गर्दन के एरिया में ही फेरिंग्स का एरिया होता है बस, ठीक, लास्ट। ओके, उसके बाद में आगे की तरफ में इसमें क्या है? फेरिंग्स जो है वो पीछे की तरफ की ट्यूब है। आगे की तरफ ट्यूब क्या है इसकी? आगे लाया करती है नेजल कैविटी, ऊपर बीच में ओरल कैविटी और नीचे लैरिंग्स। मैंने आपको कई बार ये बात बताई है कि फूड पाइप और विंड पाइप में कौन सी पाइप पीछे होती है? फूड पाइप पीछे होती है, जिसको हम ईजोफेगस कहते हैं, और विंड पाइप आगे होती है, जिसको हम लैरिंग्स कहते हैं, ठीक। फूड पाइप के ऊपर कंटिन्यूटी में जो है वो फेरिंग्स है, तो इसलिए आपको उस फेरिंग्स के आगे क्या क्या मिलेगा? सबसे नीचे लैरिंग्स है, उसके आगे उसके बीच वाले हिस्से के आगे ओरल कैविटी है, और उसके सबसे ऊपर वाले हिस्से के आगे हमारी नोज है। जहाँ पे नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, क्योंकि डायग्राम नहीं है, पीडीएफ नहीं है, बस ऐसे ही एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक है। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, रुको। ओके, जस्ट एक्चुअली मेरा फोन चार्ज नहीं है। अभी ध्यान से सुनो, ठीक है। ये नोज का एरिया हो गया, ये ओरल कैविटी हो गई, देन लैरिंग्स हो गया। तो ये एरिया जो पीछे फेरिंग्स का चल रहा है, इसमें आगे की तरफ में एक ऊपर का सेगमेंट उसका नेजोफेरिंग्स कहलाएगा, बीच का सेगमेंट ओरोफेरिंग्स कहलाएगा, एंड दिस सेगमेंट विल बी कॉल्ड एज द लेरेंजोफेरिंग्स। क्यों? क्योंकि ये लैरिंग्स के पीछे है, ये ओरल कैविटी के पीछे है, और ये नोज के पीछे। यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका फेरिंग्स, और कहाँ तक चला गया? सर्वाइकल 6 तक चला गया, ठीक है, पूरे नेक के एरिया तक। तो दिस विल बिकम योर फेरिंग्स, जिसके 3 हिस्से मैंने आपको बताए। इसके ऊपर क्या है? बेस ऑफ द स्कल है या स्फिनोइड बोन है। नीचे क्या है? इजोफेगस है। ये 2 बाउंड्रीज हो गई। पीछे क्या है? सर्वाइकल वर्टिब्रा या स्पाइन है। आगे की तरफ क्या है? आगे की तरफ नोज है, ओरल कैविटी है और लैरिंग्स है, ठीक। इतना आपको क्लियर हो गया। उसके बाद में क्या इंपॉर्टेंट है कि इसके दोनों साइड्स पे क्या है? राइट और लेफ्ट साइड्स पे क्या है इसके? तो इसके राइट और लेफ्ट साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं आपके मीडियल टेरिगोइड प्लेट्स। एक इस साइड भी मीडियल टेरिगोइड प्लेट होगी इसके, एंड दूसरी साइड भी मीडियल टेरिगोइड प्लेट्स ऑफ बोथ द साइड्स, ठीक है। उसके अलावा बीच में क्या स्ट्रक्चर है हमारा? मैंडिबल है, टंग है, हायोइड बोन है। तो ये सब चीजें इसके इर्द गिर्द प्रेजेंट होंगी। एक ही मैंडिबल है, एक ही टंग है और एक ही हायोइड बोन है, उसको राइट और लेफ्ट में मेंशन नहीं कर देना, ठीक है। तो ये हो गए बाउंड्रीज, जो कि फेरिंग्स की बाउंड्रीज थी। अब फेरिंग्स के पार्ट्स आपको बताने रहेंगे, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरेंजोफेरिंग्स अलग से। पहले हम बात करते हैं नेजोफेरिंग्स की, ठीक है। नेजोफेरिंग्स के क्या क्या फीचर होते हैं? पहली चीज, क्योंकि वो नोज के पीछे का लाइनिंग है, ठीक है, तो इट इज काइंड ऑफ इट हैज अ रेस्पिरेटरी फंक्शन, एंड इसमें नॉर्मली फूड इस एरिया में एंटर नहीं होता। नेजोफेरिंग्स के अंदर फूड एंटर नहीं करता, सिर्फ एयर एंटर करती है थ्रू द नोज। तो इसका रेस्पिरेटरी फंक्शन है नेजोफेरिंग्स का। इसकी वॉल्स रिजिड होती है और नॉन कोलैप्सिबल होती है, कोलैप्स नहीं करती, मूव नहीं करती, अपनी जगह फर्म एंड रिजिड रहती है, ठीक है। उसके बाद में इसकी एपिथेलियम कैसी होती है? सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होती है इसकी। देन इसका जो सप्लाई होता है, इट इज फ्रॉम द टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन। क्यों? क्योंकि टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन क्या सप्लाई कर रहा था? यू हैव टू रीड दिस। टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन ये मैक्सिलरी नर्व के रिलेशनशिप में है, सेंसरी सप्लाई दे रहा है, ठीक है। टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन से इसको सप्लाई मिलती है, ओके। फिर उसके बाद में कुछ चीजें जो आपको समझने की है कि वो जिस इसकी वॉल
है दैट इज फाउंड बाय द फेरेंजियोबैसिलर फेशिया। अब जो मेन चीज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि नोज का जो एरिया पीछे को होता है, यहाँ पे भी एक टॉन्सिल प्रेजेंट होता है, जो कि बच्चों में होता है अक्सर, बड़ों में नहीं दिखता, ठीक है, जिसको कि नॉर्मल में हम कह सकते हैं ये नेजोफेरेंस से रिलेटेड फेरेंजियल टॉन्सिल। लेकिन उसको जब पैथोलॉजिकली हम कुछ बोलेंगे, जब वो सूज जाता है तो हम बोलते हैं एडिनॉइड्स। आपने एडिनॉइड्स वर्ड जरूर सुना होगा कि नाक के हिस्से में सूजन हो जाती है, उसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा डायग्राम मैंने शेयर किया था, बट अब वो सेंड नहीं हो पा रहा। तो एडिनॉइड्स करके जो टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं या फेरेंजियल टॉन्सिल्स, वो इस एरिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। दूसरी चीज, ये टॉन्सिल के नाम सुनते रहो, क्योंकि इसके बाद मैं वोल्टेज रिंग समझाऊंगी, उसमें पूछूंगी कौन से टॉन्सिल कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि जो इस एरिया में नेजोफेरिंक्स का जो एरिया है, यहाँ पे ओपनिंग प्रेजेंट होती है किसकी, ऑडिटरी ट्यूब की। नेजोफेरिंक्स का एक पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट बताया आपको कि ये रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, कॉलमनर एपिथेलियम में यहाँ पे। दूसरा पॉइंट बताया कि यहाँ पे टॉन्सिल प्रेजेंट होता है, जिसको कि पैथोलॉजिकली जो एडेनॉइड्स कहलाता है। देन थर्ड पॉइंट इज कि यहाँ पे ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, इस लेवल पे। एंड किस लेवल पे, एट द लेवल ऑफ द इंफीरियर नेजल कॉन्का। इंफीरियर नेजल कॉन्का के लेवल पे नेजोफेरिंक्स के अंदर ओपनिंग है। अगर मैं पूछूं फेरिंक्स के कौन से सेक्शन में ओपनिंग है ऑडिटरी ट्यूब की, तो आपको बोलना है नेजोफेरिंक्स के अंदर, राइट। देन जो फेरेंजियल टॉन्सिल, नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल हैव ऑलरेडी कवर्ड। उसके नीचे एक टॉन्सिल और प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ट्यूबल टॉन्सिल। ये भी नेजोफेरिंक्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। दो टॉन्सिल नेजोफेरिंक्स के अंदर प्रेजेंट है, एक फेरेंजियल टॉन्सिल प्रेजेंट है इतने से पाथवे में, ये नेजोफेरिंक्स है, ऐसे मूव करेगा एंड देन इट विल गो डाउन, ठीक। इतना हिस्सा जो पीछे का है, एक्चुअली ये नेजल कैविटी हो गई, एंड ये पीछे का हिस्सा जो यहाँ पे प्रेजेंट है नोज के रिलेशनशिप में इधर, उसमें दो चीजें, एक एडिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं और दूसरा ट्यूबल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। एडिनॉइड्स को फेरेंजियल टॉन्सिल्स भी बोलते हैं, जब तक कि वो अनइन्फ्लेम्ड रहते हैं तब तक उन्हें फेरेंजियल टॉन्सिल बोलते हैं। तो दो टॉन्सिल मैंने आपको बताया, एक फेरेंजियल टॉन्सिल, एक ट्यूबल टॉन्सिल, ठीक। अभी ओरोफेरिंक्स पढ़ो। आप फेरिंक्स से आगे नहीं पढ़ाऊंगी, आई नो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, तो उसके आगे नहीं पढ़ाऊंगी। ओरोफेरिंक्स पढ़ो। ओरोफेरिंक्स में क्या प्रेजेंट होता है, ये मिडिल पार्ट होता है फेरिंक्स का, ठीक। ये सर्वाइकल वर्टिब्रा 3 के रिलेशनशिप में आपको ये मिलेगा यूजुअली। एंड इसकी जो लेटरल वॉल होती है, ये पीछे वाली ओरोफेरिंक्स की वॉल, जो हम मुंह खोलते तो हमें जो दिखाई देता है, पीछे एक वॉल दिखाई देती है ना, दैट इज योर ओरोफेरिंक्स, ठीक। जो एक हॉलोनेस दिखाई देती है अंदर, उस ओरोफेरिंक्स के अंदर कौन से टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं, जिनको हम टॉन्सिल समझते हैं, उनको बोलते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल, ठीक है। जब आप मुंह खोलेंगे आपको क्या क्या दिखता है मुंह खोलने पे, व्हेन यू ओपन योर माउथ व्हाट डू यू सी, एक तो यूवुला दिखता है लटकता हुआ, उसके अलावा टॉन्सिल दिखाई देते हैं। सब लोग को अपने टॉन्सिल देखने आते हैं, यस यस मैम। उन टॉन्सिल्स को बोलते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। और जिस पर्दे में से वो टॉन्सिल झांक रहे होते हैं ना, दो मसल के फोल्ड होते हैं, एक मसल होती है पैलेटोग्लॉसल और एक होती है पैलेटोफेरेंजियस, ऐसा, ठीक है। एक मसल और एक पीछे मसल होती है, उसके बीच में से यूं टॉन्सिल निकल के दिख रहा होता है, वो टॉन्सिलर फोसा कहलाता है, जहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो वो दो मसल्स जो होती हैं पैलेटोग्लॉसस और पैलेटोफेरेंजियस होती हैं, जिनके बीच में से निकल के आता है पैलेटाइन टॉन्सिल। पैलेटाइन टॉन्सिल एक्चुअली छोटा सा स्ट्रक्चर होता है आलमंड के जैसा, ठीक है, पर हम जब वो इन्फ्लेम हो जाता है तो वो बड़ा होके दिखाई देता है, ओके। और ये जो मसल्स होती हैं जिनको हम ऐसे मुंह खोलते हैं, जो वो डायग्राम मैंने दिखाया, तो उसमें एक आर्च बन के दिखता है यूं, यू नो एक आर्च कैसा स्ट्रक्चर होता है, समथिंग लाइक दिस। तो आर्च को कहते हैं पैलेटोग्लॉसल आर्च, ठीक। अब सुनो, आपने लास्ट उसमें पूछा था किसी जिसमें हमने लिम्फ पढ़ा था कि वॉल्डेज रिंग क्या होती है। तो वॉल्डेर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये स्ट्रक्चर्स डिफाइन करे थे कि ओरल कैविटी के अंदर लिम्फॉइड टिश्यूज टॉन्सिल्स के फॉर्म में, ये कलेक्शंस होते हैं। टॉन्सिल्स क्या है, ये लिम्फॉइड टिश्यू का एग्रीगेशन या कलेक्शन होता है, ठीक है। तो 4 मेजर टॉन्सिल्स हैं इस एरिया में, ओरल कैविटी में, जिनमें कि 2 पैलेटाइन टॉन्सिल्स हैं, उसके बाद में फेरेंजियल टॉन्सिल है और ट्यूबल टॉन्सिल है, ठीक है। तो ये टॉन्सिल्स मिलके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया इसको, कि ये रिंग के अराउंड जैसे प्रेजेंट है, और ये क्या करते हैं, ये बॉडी में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं। इसका मैं आपको नोट सेंड करूंगी, एग्जाम
में अगर आता है तो आपको वो मेंशन करना रहेगा कि बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। कोई भी इन्फेक्शन हमारे नोज के थ्रू एंटर करता है, रेस्पिरेटरी इरिटेंट, कोई वायरस, कोई पैथोजन या ओरल कैविटी के थ्रू, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो उनको फेस करनी पड़ती है वो ये टॉन्सिल्स होते हैं। ठीक है, लिम्फोइड टिश्यू का कलेक्शन होते हैं, ये टी सेल्स वगैरह बनाते हैं, लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो वॉल्डेर रिंग इनका नाम इसलिए क्यों दिया गया है, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर करा था, फाइंड आउट करा था, हिज नेम वाज वॉल्डेर, उनका सरनेम था। ही हैज अ बिग नेम ऑल्दो, अ वेरी बिग वन, आई डोंट इवन रिमेम्बर, कुछ बहुत बड़ा सा नाम है उनका। ओके, देन पैलेटाइन टॉन्सिल के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में लिखना है, समझना है, विल डू दैट लेटर। आपको सिर्फ वॉल्डेर रिंग का मैं एक पॉइंट और बता दूं कि दिस रिंग यू टू मेंशन वन पॉइंट कि इट इज एग्रीगेशन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, देन यू टू मेंशन जो चार टॉन्सिल्स उसमें हैं, नेमली ऑफ फेरेंजियल, ट्यूबल, पैलेटाइन एंड लिंगुअल। लिंगुअल टॉन्सिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टंग के पीछे। ठीक है, पैलेटाइन कहाँ पे प्रेजेंट है? ये जो आपको मुंह में दिखाई देते हैं ये पैलेटाइन टॉन्सिल्स हैं, जो कि दो मसल्स के बीच में, पैलेटोग्लॉसस और फेरेंजियल के बीच में। फिर फेरेंजियल या नेजोफेरेंजियल या फेरेंजियल कहाँ पे मिल रहा था? जो एडिनॉइड्स वाला पॉइंट मैंने बताया था वो। ट्यूबल भी उसके जस्ट नीचे रिलेशनशिप में होता है। जो मैंने नहीं बताया वो है लिंगुअल टॉन्सिल, वो टंग के पीछे प्रेजेंट होता है, एट द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टंग। ठीक है, उसका आप डायग्राम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे टॉन्सिल्स मिलके वॉल्डेज रिंग बनाते हैं, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं। उसके बाद में आपको टॉन्सिल की आर्टीरियल सप्लाई वगैरह पढ़ाऊंगी कल पढ़ाऊंगी डिटेल में पैलेटाइन टॉन्सिल्स के बारे में, जो मेनली हम देखते हैं कि इनकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड ऑल क्या है। थोड़ा सा रीड